अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। तो लास्ट टाइम तक हमने यहीं तक किया था कवर आपके सेशन में। यस सर। ओके जी, तो लास्ट टाइम तक हमने ये दो एग्जाम्पल्स जो हैं आंसर्स की शेयर की थी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी, तो कुछ ओरिएंटेशन हमारी इस सेशंस के हवाले से और इस तरह की इसी में से काफ़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है गूगल क्लासरूम पर ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखी है। जितने भी यूनिट्स इस कोर्स के होने हैं वो तमाम के तमाम इंटरैक्टिव सेशंस होंगे और सारे के सारे इंटरैक्टिव सेशंस जो है वो टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। जो भी हमारा करंट टाइम टेबल होगा उसको फॉलो किया जा रहा होगा। अभी का अगर टाइम टेबल हमारा अपडेट हो जाता है उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस आ जाएंगी हमारा 603 में, तो उसी को फॉलो करते हुए फिर हम मज़ीद अपने सेशंस किया करेंगे। मेन पॉइंट ये है कि जो भी हमारा टाइम टेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इंटरैक्टिव सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। ओके जी, तो आप सुन के ये बात क्लियर हो गई कि हम तमाम के तमाम इंटरैक्टिव सेशंस करेंगे और तमाम इंटरैक्टिव सेशंस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होंगे, इसलिए किसी भी तरह की प्रायर इंफॉर्मेशन या प्रायर कंफर्मेशन किसी सेशन को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं होगी। अगर किसी वजह से सेशन कंडक्ट नहीं किया जा सकेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन गूगल क्लासरूम पर या CR/GR के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। गूगल क्लासरूम पे जो हमने क्लासरूम जनरेट किया है गूगल पे, ये एक्टिव रहेगा हमारा जब तक कि LMS एक्टिव नहीं हो जाता। राइट, इसी क्लासरूम पे हमारी जितने भी रेलेवेंट अनाउंसमेंट हैं वो इसी क्लासरूम के पेज पर हुआ करेंगे। इंटरैक्टिव सेशंस की रिकॉर्डिंग्स के जो लिंक्स हैं वो भी गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दी जाएंगी। स्लाइड्स, बुक चैप्टर्स, आर्टिकल्स या और कोई भी रीडिंग मटेरियल जो होगा वो गूगल क्लासरूम पर अवेलेबल हुआ करेगा और ये गूगल क्लासरूम उस वक्त तक हम अपडेट करते रहेंगे जब तक कि LMS हमारा एक्टिव नहीं हो जाता। जी, अब प्रेजेंस एंड पार्टिसिपेशन जो इंटरैक्टिव सेशन में है ये नोटिस की जा रही होगी और रिकॉर्ड भी की जा रही होगी। ये आई थिंक कि हमारी प्रेजेंटेशन में 2 मरतबा ये पॉइंट ऐड हुआ हुआ है। ये पॉइंट पर्टिकुलरली क्रिटिकल है अगर किसी वजह से खुदा ना खास्ता एग्जामिनेशन या जो असेसमेंट है वो सारी की सारी इंटरनल एवेल्युएशन पे चली जाती है। अब इंटरनल एवेल्युएशन के लिए पर्टिकुलरली किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस और उसकी पार्टिसिपेशन जरूरी है। कोई भी स्टूडेंट अगर ये समझता है कि वो किसी भी वजह से सेशंस नहीं अटेंड कर सकता, चाहे वो कहीं किसी ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर कनेक्टिविटीज़ नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसे स्टूडेंट को या तो चंद एक मार्क्स पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और अगर खुदा न खास्ता सारी की सारी जो असेसमेंट है वो इंटरनल एवेल्युएशन पे चली जाती है तो मेरे पास ऐसे स्टूडेंट की एवेल्युएशन के लिए कोई क्राइटेरिया मौजूद नहीं होगा। मैं ऐसे स्टूडेंट की इंटरनल एवेल्युएशन नहीं कर सकूंगा जो मेरे पास कभी सेशंस में आया ही ना हो। अब उसके पीछे रीज़न कोई भी हो, वो रीज़न मैटर नहीं करेगा। बात सिर्फ ये कही जा सकेगी उस वक्त कि इंटरनल एवेल्युएशन उसी की पॉसिबल हो सकेगी जो इंटरनल एवेल्युएशन के क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा।
आल दो कि इस बात के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी इस बात को मद्देनजर आप तमाम लोगों को रखना चाहिए। ठीक है जी, आप रहेगी ऑनलाइन अटेंडेंस फिर होगी कैसे जी? आप फ्यू क्लिक्स के थ्रू होती है, स्नैपशॉट के थ्रू होती है। जिस वक्त भी अटेंडेंस होगी, उस अटेंडेंस होते वक्त सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज मौजूद हो सकती हैं। या तो कोई एब्सेंट होगा या कोई प्रेजेंट होगा। किसी के एब्सेंट या किसी के प्रेजेंट होने की कोई भी वजह रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। ठीक है जी। अगर कोई ये कहे कि मैं लास्ट 35 मिनट से था, ऑनलाइन था, लेकिन जिस मिनट में जाके अटेंडेंस हुई और फ्यू क्लिक्स में होगी, एक मिनट के अंदर अंदर पॉसिबल होती है, तो उस 36 मिनट पे जो है मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। उस प्रॉब्लम को रिकॉर्ड करने का, उस प्रॉब्लम की वजह से किसी की अटेंडेंस मार्क करने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं। उस वक्त अटेंडेंस होगी, उस वक्त या तो आप होंगे या आप नहीं होंगे, दो में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी मौजूद होगी। आप चूंकि हमारे पास प्रेजेंस और पार्टिसिपेशन इंटरैक्टिव सेशंस में रिकॉर्ड की जा रही होगी, नोटिस की जा रही होगी, इसलिए ये बेहतर है कि आप जो सेशंस ज्वाइन कर रहे हो वो अपनी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन से ज्वाइन। ठीक है जी। मरियम नूर, मैं आपका माइक ऑफ कर दूं, शुभ दूंगा। ठीक जी, ये बात हमने कह दी कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन से सेशंस ज्वाइन करें, पर्टिकुलरली मोबाइल नेम्स के साथ जो है वो सेशंस ज्वाइन ना करें, जैसे कि सैमसंग, मोटो, जी सीरीज, आईफोन एक्स, इन्फिनिक्स वगैरह। इस तरह के नाम से आपको आपकी प्रेजेंस का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड नहीं किया जा सकेगा। अच्छा, सेशंस के दौरान अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हैंड रेस करें। जूम में आपके पास ऑप्शन मौजूद है हैंड रेस करने का। हैंड रेस करने के बाद आपको जैसे ही मैं मुनासिब समझूंगा अपनी बात कंप्लीट करके और आपको आपकी बात करने का मैं टाइम दूंगा। ठीक है। इसके अलावा सेशंस हमेशा एंड करते हुए भी आपको क्वेश्चन आंसर का टाइम दिया जाएगा। अगर बीच में आपने कोई इनपुट देना है तो वॉइस इनपुट जो है वो ज़्यादा अप्रिशिएटेड है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है वो बड़ा एब्रप्टली किस्म का सेशन को डिस्टर्ब कर देता है, तो इसलिए वॉइस इनपुट ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कोई ये समझता है कि टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट पे ही, तो अदरवाइज वो किया जा सकता है, वरना कोशिश करें कि वॉइस इनपुट को प्रेफर करें। जब हम सेशन कंडक्ट कर रहे होंगे तो जब तक कि हम सेशन को प्रॉपरली अनाउंस करके क्लोज ना करें तब तक सेशंस हमारे कंटिन्यू रहेंगे। दो वजूहात से सेशन हमारा एब्रप्टली एंड हो सकता है। एक तो जो हमारे सेशंस की लिमिटेशन है टाइम की, उसकी वजह से, या मेरे एंड पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो, या कोई और हो, दो सूरत हो। तो जब हमारे टाइम लिमिट की वजह से एंड होता है तो ऑब्वियसली हम इमीडिएटली दूसरा सेशन ज्वाइन स्टार्ट कर देंगे, उसको आप ज्वाइन करेंगे। और अगर कोई सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से होता है तो ऑब्वियसली मैं उसकी इंफॉर्मेशन पे किसी और चैनल के थ्रू जो है आप तक पहुंचा दूंगा, अगर इन केस हम सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। जी, आप जैसे इंटरएक्टिव सेशंस की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अपलोड यूट्यूब पर की जा रही होंगी और उसके जो लिंक्स हैं वो प्रोवाइड की जा रही होंगी गूगल क्लासरूम पर। ये इस वक्त जो मैं अपलोडिंग कर रहा हूँ उनको, उनकी जो प्राइवेसी है वो सिर्फ लिंक के थ्रू, यानी कि उसको पब्लिकली फिलहाल शेयर नहीं किया जा रहा है, इसलिए आपके पास जो लिंक्स मौजूद होंगे उसी के थ्रू आप उनको एक्सेस कर पा रहे हो। इंटरैक्टिव सेशंस की जो रिकॉर्डिंग्स है इनके लिंक्स अवेलेबल होने में एक दिन तक का टाइम मैक्सिमम साइट पे जा सकता है। और जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स अपलोड की जाएंगी वंस के जो एक टॉपिक की जो फाइल बनी हुई है पावर पॉइंट स्लाइड्स की,
जब वो कंप्लीट हो जाएंगी तो उससे कंप्लीट हो जाने के बाद वो स्लाइड्स PDF फॉर्मेट में शेयर कर दी जाएंगी। जो भी हमारा करंट प्लेटफॉर्म होगा गूगल क्लासरूम पे या LMS दोनों। अच्छा जी, आप जो करिकुलम है हमारा, जो लास्ट सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया, और जब ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी तो उन स्लाइड्स में भी आपके पास ऑनर कार्ड मौजूद रहेगा। ये करिकुलम HEC का डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है जी। और जो फैकल्टी ऑफ फार्मेसी हमदर्द यूनिवर्सिटी है वो भी इसी को अप्रूव करती है, इसी करिकुलम को रिकमेंड करती है। ये करिकुलम मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं डिज़ाइन किया। अगर किसी को ज़्यादा लगता है तो वो उसकी कंप्लेन मुझसे नहीं कर सकता। उसूली तौर पे इसकी कंप्लेन मुझसे नहीं करनी चाहिए। किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जिसको ये करिकुलम बहुत ज़्यादा हेवी लगता है, ज़्यादा लगता है या बर्डनस लगता है, किसी भी सूरत में इसकी कंप्लेन आप मुझसे नहीं कर सकते, और ना ही किसी भी तरह से कोर्स लोड को जो रिड्यूस करने की रिक्वेस्ट है वो एंटरटेन की जा सकती है। ठीक है जी, अगर मैंने बनाया होता तो मैं आपकी इस तरह की रिक्वेस्ट लाजमन जो है वो एंटरटेन करता, लेकिन चूँकि ये मैंने नहीं बनाया। और जब भी आपने फार्मडी में एडमिशन लेते वक्त यकीनन जब इसकी छानबीन की होगी तो ये करिकुलम भी को भी आपने इन्वेस्टिगेट किया होगा। और जब आपने कंटिन्यू की है ये डिग्री तो इट मीन्स कि यू आर इन एग्रीमेंट विद HEC। अब जब आपका ये एग्रीमेंट है HEC के साथ, HEC के इस करिकुलम के साथ, तो इसके साथ ऑब्वियसली हमने इंसाफ भी करना है और उसको कंप्लीट भी करना है। जितने टॉपिक्स हम स्टडी कर देंगे, जो हमारा टारगेट यकीनन 100% होना चाहिए कोर्स कवरेज का, जितने भी हम स्टडी करेंगे वो तमाम का तमाम किसी भी किस्म के एग्जामिनेशन में कवर किया जा सकता है, ठीक है जी। उस पर इस तरह का कभी क्लेम नहीं किया जा सकता है कि जी चूँकि मिड टर्म नहीं हुआ, या चूँकि फलां चीज़ नहीं हुई, या चूँकि ये वाला काम नहीं हुआ, इसलिए हम 100% कोर्स जो है कवर नहीं कर सकते। जितना कोर्स स्टडी किया जाएगा वो तमाम का तमाम एग्जाम उसको कवर करेगा, गिवन अंडर एनी कंडीशन, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट डे से ही आपकी सिंसियरिटीज़ अटैच हों उस कोर्स के साथ। ओके जी, कुछ टॉपिक्स की हमने जैसे प्रीवियसली बात की थी कि सेल्फ स्टडी और असाइनमेंट्स के लिए दिए जा सकते हैं, खुसूसी तौर पे अगर ड्रग प्रोफाइल का टॉपिक असाइनमेंट्स के लिए जाता है, और दूसरी तमाम चीज़ें जो कि इस करिकुलम का हिस्सा होंगी और आपको सेल्फ स्टडी के लिए दी जाती हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें बड़ी आसान भी हैं और उनको मैं जहाँ समझता हूँ कि मैंने आपको कंसेप्ट प्रोवाइड करने के बाद, उसकी बेसिक्स क्रिएट करने के बाद अब मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो आप खुद से समझ सकते हैं, रीड आउट करके उसको समझ सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपको सेल्फ स्टडी के लिए दी जा सकती हैं। दोनों सूरतों में ये चीज़ें एग्ज़ाम में कवर की जाएंगी, जब तक कि ये चीज़ें करिकुलम का हिस्सा है, चाहे वो सेल्फ स्टडी के लिए टॉपिक्स हो या असाइनमेंट के लिए दी गई चीज़ें हो। अगर असाइनमेंट्स आउट ऑफ कोर्स दी जाती हैं, करिकुलम से हट के दी जाती हैं, तो फिर वो असाइनमेंट्स एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं होंगी। ठीक है जी, अब आपकी जो क्वेरीज हैं, किसी भी तरह का आप कंटेक्ट अगर मुझसे करना चाहते हैं तो उसमें दो तरह की क्वेरीज होती है। एक जनरल क्वेरी है जिसका आंसर पूरी क्लास के लिए मैटर करता है। इस तरह की क्वेरी आप CR GR के थ्रू जो है वो मालूम कर सकते हैं। और सब्जेक्ट रिलेटेड अगर इंडिविजुअल क्वेरी है तो वो नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन में मालूम की जा सकती है। अगर करंट इंटरेक्टिव सेशन में किसी वजह से रह गई हो आपकी क्वेरी सब्जेक्ट रिलेटेड, तो नेक्स्ट सेशन में मालूम की जा सकती है। इसके अलावा भी अगर आप इंडिविजुअली मुझे अप्रोच करना चाहें तो वो गूगल क्लासरूम पर भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे उसका श्योर नहीं है कि वहाँ पर कोई अनरीड मैसेज किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है। तो जब LMS एक्टिव हो जाएगा तो वहाँ पर आप इंडिविजुअल मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसे साथ साथ आप इस गिवन ईमेल आईडी पर अपनी इंडिविजुअल क्वेरीज जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं।
जब आप ईमेल करें तो उसमें कोशिश करें कि जो आपका मैसेज है, जो आपका मुद्दा बनता है, जो आपका मैटर है, उसको मैसेज एरिया में लिखना है, उसको सब्जेक्ट एरिया में नहीं लिखना। राइट। बाद औक़ात स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसी ईमेल्स आती हैं जिसमें कि लंबे लंबे पैराग्राफ जो है सब्जेक्ट एरिया में लिख दिए जाते हैं और फिर उसको रीड करना रीडर के लिए, रेसिपिएंट के लिए मुश्किल हो जाता है। राइट। तो 3 चीज़ें ईमेल में मौजूद होती हैं जिसको आपने भेजना है, उसकी आईडी और आपके मैटर का जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट चंद एक वर्ड्स में लिखा जा सकता है। बाकी जो एरिया है वहाँ पर आप मैसेज अपना टाइप कर सकते हैं। किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, इंक्लूडिंग योर क्लास एंड योर सेशन। बाज़ औक़ात क्वेरीज का जो आंसर है वो क्लास टू क्लास वेरी कर रहा होता है और सेशन टू सेशन भी वेरी कर रहा होता है। खैर जी, इसलिए अगर आप बगैर इंट्रोड्यूस किए हुए कोई मैसेज करते हैं तो मेरे लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि आप फोर्थ ईयर से हैं या आप फाइनल ईयर से। और अगर इन दोनों में से आप कौन से सेशन से आपका ताल्लुक है, ताकि आपकी क्वेरी को मज़ीद जो है वो रिलेट किया जा सके चीज़ों से। ठीक है। और किसी भी तरह की जब आप क्वेरी करेंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए एक सफिशिएंट टाइम आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल क्विकली क्वेरीज को आंसर करना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आसान नहीं। राइट जी, तो आई थिंक कि मैंने इस ओरिएंटेशन में जो बुनियादी गाइडलाइंस हमारे लिए हो सकती थी थ्रू आउट दिस सेमेस्टर वो मैंने डिस्कस आपसे की हैं। करिकुलम आपसे डिस्कस किया है, ये करिकुलम ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल भी होना चाहिए। ये पीडीएफ फाइल में सेपरेटली भी मैं गूगल क्लासरूम पे अटैच कर दूंगा और इन स्लाइड्स के थ्रू भी आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा भी जो हमने गाइडलाइंस बनाई है वो भी ऑन रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होंगी और स्लाइड्स में भी मौजूद। तो यहाँ तक का अगर किसी का कोई सवाल है जी बताइए। जी, वालिशा शेख बोले तो। सर मुझे ये पूछना था कि जो हमारी अटेंडेंस है वो अगर हम देखना चाहें मतलब तो किस तरीके से आप प्रोवाइड करेंगे? हमारी अटेंडेंस प्रॉपर सीएमएस पे ही अपलोड होगी या फिर किस तरीके से? देखिए, ये अटेंडेंस जो है वो सीएमएस पर अभी नहीं जा सकेगी। ये मेरे पास मौजूद होगी, मेरे अपने रिकॉर्ड में मौजूद होगी और इस तरह के किसी फॉर्मेट पे फ़िलहाल ये नहीं जा सकेगी कि आप उसको चेक कर सकें। अनटिल एंड अनलेस कि अगर फिर किसी दिन मैं फ्री बैठा हुआ और सारी अटेंडेंस को कंपाइल करूँ। ज़्यादातर केसेस में ये एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जाके कंपाइलेशन इसकी पॉसिबिलिटी उसकी मौजूद है एट एंड ऑफ द सेमेस्टर। बीच में कभी हो सकता है कि अगर मैं उसको कंपाइल कर दूँ तो कंपाइल करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अदरवाइज सीएमएस पर अभी इसकी नहीं जा सकती। ओके सर, थैंक यू। जी हाँ। और किसी का कोई सवाल करिकुलम से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड, हमारे सेशन से रिलेटेड, किसी का कोई सवाल? ठीक है जी, तो हम जो है अपना मेन इंट्रोडक्शन जो हमारा यूनिट 1 है उसको स्टार्ट करते हैं।
अभी तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं इस सेशन की। ओके जी, तो हम यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी जी। तो क्लिनिकल फार्मेसी की डेवलपमेंट, फार्मासिस्ट का जो रोल्स आपने अभी तक स्टडी किए होंगे, उसमें यकीनन वो रोल्स फार्मासिस्ट के इंडिकेट करते होंगे फार्मासिस्ट की प्रोविजन या फार्मासिस्ट की कस्टडी या फार्मासिस्ट की अथॉरिटी ओवर द मेडिकेशंस आउट ऑफ द वार्ड से बाहर, जैसे कि कम्युनिटी फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी एंड कंपाउंडिंग फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी वगैरह के। लेकिन जो क्लिनिकल फार्मेसी का रोल है ये इस तरह से डेवलप हुआ है कि इसमें फार्मासिस्ट को रोल प्ले करना पड़ता है इनसाइड द वार्ड, इन पेशेंट फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट का जब रोल इवॉल्व हो रहा था और मेडिकेशंस की सेफ्टी और उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन के हवाले से जब अवेयरनेस इंक्रीज हो रही थी, तो 1960s के स्टार्ट में ये नोटिस किया गया कि इनसाइड द हॉस्पिटल, इनसाइड द वार्ड, जहाँ पर कि पेशेंट एडमिट होता है, वहाँ पर चूंकि फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होता, इसलिए मेडिसिन्स को जो कंट्रोल करने का सिस्टम है वो कंपेरेटिवली पुअर है। मेडिसिन कंट्रोल सिस्टम इनसाइड द वार्ड इतना एफिशिएंट नहीं है जितना कि फार्मासिस्ट की प्रेजेंस में हो सकता है। ये बात 1960s के स्टार्ट में नोटिस की गई। इस बात को नोटिस करते हुए फिर ये इंश्योर किया गया कुछ जगहों पर कि फार्मासिस्ट वार्ड्स में मौजूद हो उस वक्त जिस वक्त के मेडिकेशंस को ऑर्डर किया जा रहा। जब वार्ड के राउंड के दौरान प्रेस्क्राइबर या फिजिशियन जब पेशेंट को फॉलो अप उसका लेता है, उसकी कंप्लेंट सुनता है और उसकी प्रोग्रेस को चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग जब उसको मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब करता है, तो उस वक्त फार्मासिस्ट वार्ड में मौजूद होना चाहिए। ये 1960s के स्टार्ट में ऑब्वियसली यूएसए और डेवलप्ड कंट्रीज में इस बात को नोटिस किया गया और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया गया। 1960s में जब फार्मासिस्ट की प्रेजेंस वार्ड्स में रखी गई, तो उस प्रेजेंस से होते होते ये प्रेजेंस जो वार्ड में थी फार्मासिस्ट की,
हॉस्पिटल फार्मेसी अगर आपने स्टडी की है तो हॉस्पिटल फार्मेसी में भी आप जानते हैं कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता जो डिसीशंस पेशेंट केयर के हवाले से वार्ड में लिए जा रहे होते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट उस टाइम पे मौजूद था, 1960s के स्टार्ट में मौजूद था, लेकिन उसकी प्रेजेंस वार्ड में नहीं होती थी। फार्मासिस्ट की प्रेजेंस को वार्ड में इंश्योर करके मेडिसिन कंट्रोल सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहा और ये इम्प्रूव होने के नतीजे में 70s के एंड में आके ये ट्रांजिशन हुई वार्ड में मौजूद फार्मासिस्ट की एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, और इसी रोल को देखते हुए, इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए 1970 के एंड में अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट का वजूद जो है वो आया सामने, क्रिएट की गई ये बॉडी अमेरिका में, और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्रिएट की गई यूरोप में। ठीक है, 1970s के जब 1970s के एंड में बाकायदा तौर पे इस प्रोफेशन को, इस काम को, इस रोल को जो है वो क्लिनिकल फार्मेसी का नाम दिया गया और इसके लिए बाकायदा अप्रूव्ड बॉडीज़ बनाई गई जो कि इस प्रोफेशन के लिए मज़ीद इन्हांस करने के लिए काम कर सकें। इन दो बॉडीज़ के वजूद में आने के बाद क्लिनिकल फार्मेसी की डॉक्यूमेंटेड वैल्यू जो है वो सामने आई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो हम ऑब्जर्वेशन की बेस पर कह सकते थे कि जब फार्मासिस्ट की प्रेजेंस को वार्ड में इंश्योर किया गया तो उससे क्या क्या बेनिफिट आए। डॉक्यूमेंटेड वैल्यू से मतलब ये है कि फिर ये डॉक्यूमेंट बाकायदा होने लग गया कि अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट वार्ड में मौजूद है तो उससे ड्रग इंटरेक्शन के रेट्स कितने कम होते हैं, तो आप प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होने का रेट कितना इम्प्रूव होता है, सीवियर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कितने परसेंटेज में प्रिवेंट हो जाते हैं, ये रोल उसका डॉक्यूमेंट होना लग गया। फार्मासिस्ट का यही रोल जो कि वो मेडिकेशन ऑप्टिमाइजेशन के तौर पर प्रोवाइड करता था और पेशेंट को काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता था और पेशेंट की मेडिकेशन रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको डील करने की कोशिश करता था। इसी वजह से इस सारे प्रोसेस या उसका जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो रोल है या उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसकी जो जॉब नेचर है, उसको नाम दिया गया फार्मास्यूटिकल केयर। ठीक है, यहाँ से 1980s के एंड में एक टर्म वजूद में आई फार्मास्यूटिकल केयर। ये फार्मास्यूटिकल केयर बहुत इम्पोर्टेंस रखती है क्लिनिकल फार्मेसी की जब भी हम बात करते हैं तो। ठीक है जी, देन फार्मास्यूटिकल केयर का कंसेप्ट आया और 1990s में डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी एज अ सोल प्रोफेशनल डिग्री जो है वो अप्रूव की गई अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी एजुकेशन की तरफ से। जो उसका बैचलरेट लेवल था या जो नाम था उसका बैचलर्स और उसका जो ड्यूरेशन था उसको अपडेट कर दिया गया, करिकुलम को अपडेट कर दिया गया, उसमें क्लिनिकल साइड की चीज़ें इंक्लूड कर दी गई 1990s के एंड में। ठीक है, और उसको नाम जो है वो फार्मडी का दिया गया, डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी का दिया गया और उसको एज अ सोल डिग्री अप्रूव किया गया। यानी कि जब ये चीज़ अप्रूव की गई तो उसका मतलब ये था कि आप फार्मडी के अलावा कोई और डिग्री फार्मेसी से रिलेटेड अप्रूव नहीं होगी इस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के। जो टेक्नीशियन वाले वगैरह से रिलेटेड चीज़ें वो अलग चीज़ें हैं, उनका इससे भी ताल्लुक। ठीक है, फार्मडी होने के बाद अब जो 2020s के स्टार्ट में इनका डेवलप्ड कंट्रीज का गोल क्लिनिकल फार्मेसी के हवाले से ये है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट डायरेक्ट पेशेंट केयर में इन्वॉल्व हो जाए, डायरेक्ट पेशेंट केयर। ठीक है, यानी कि अभी तक क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक टीम का हिस्सा होता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल टीम का हिस्सा होता है, जिसमें तीन मेन ऑब्वियसली प्लेयर्स हैं, एक फार्मासिस्ट खुद, एक फिजिशियन और एक नर्स। ठीक, इसके अलावा बाकी जो दूसरे स्पेशलिटीज़ हैं प्रिस्क्राइबर्स की, डिपेंडिंग कि वो मेडिकल डायग्नोसिस का है, वो लेबॉर्ट्री से रिलेटेड है, वो भी उसी टीम का हिस्सा है।
तो 2020 का रोल या गोल जो सेट किया हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज ने फार्मासिस्ट के लिए वो ये है कि फार्मासिस्ट डायरेक्ट पेशेंट केयर में इन्वॉल्व हो सके, डायरेक्ट पेशेंट। ठीक है जी, आप आइए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 2004 में बैचलर ऑफ फार्मेसी जो कि 4 इयर्स का कोर्स हुआ करता था और वो ज़्यादातर फोकस था इंडस्ट्रियल साइड पर, उसको 2004 में अपग्रेड करके डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की प्रोफेशनल डिग्री जो है वो बनाया। ठीक है जी, 2004। और इसके अब पाकिस्तान में इसके रोल के ऊपर जो भी बात हम करना चाहें अपने अपनी ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं या जो पब्लिश्ड डेटा मौजूद है उसके अकॉर्डिंग अभी तक पाकिस्तान क्लिनिकल फार्मेसी डेवलपमेंट फेज में, राइट, डेवलपिंग फेज में अभी तक अपना जो स्कोप है क्लिनिकल फार्मेसी का पाकिस्तान में वो अपनी पीक पर हासिल नहीं किया जा सका। जो लिटरेचर है वो इसकी दो वजूहत बताता है। एक वजह तो ये कि हमारे यहाँ जो फार्मासिस्ट होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसका ज़्यादातर फोकस जो है वो इंडस्ट्रियल साइड पे होता है। उस अपनी जो करियर डेवलपमेंट उसकी हो रही होती है जिसको कि वो खुद भी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और जो सिस्टम हमारा उस फार्मासिस्ट की डेवलपमेंट कर रहा होता है वो अभी भी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा होता है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर पा रहा। जी, और दूसरा रीज़न लिटरेचर से बताते हैं कि पाकिस्तान में बी फार्म को फार्म भी करने की वजह डेवलप्ड कंट्रीज़ में या जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में फार्मासिस्ट, पाकिस्तान से निकलने वाले फार्मासिस्ट के लिए एंट्रीज़ को पॉसिबल करना था। इसी वजह से किसी और तरफ फार्म डे की डेवलपमेंट ये सच जितना कि ये डिजर्व करती है पाकिस्तान में, इतना पॉसिबल नहीं हो सके। ठीक है जी, तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? आप एग्री करते हैं इन दो ओपिनियन से? यस सर। यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो क्लिनिकल साइड पे? अच्छा, वजह आप बताएं जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये बोल रही थी, आप सेकंड पॉइंट रिपीट कर देंगे जो आपने लिटरेचर का रीजन बताया है। जी, सेकंड पॉइंट लिटरेचर में ये लिखा हुआ है, पाकिस्तान से ही रिलीज होने वाले लिटरेचर में लिखा हुआ है कि जब डेवलप्ड कंट्रीज ने बी फार्म को फार्म डी कर दिया, ठीक है जी, और फार्म डी को एज अ सोल डिग्री एक्सेप्ट कर लिया कि ये सोल डिग्री होगी, फार्म डी के अलावा और भी बंदा हमारे यहाँ ना तो प्रैक्टिस कर सकता है ना कोई मजीद की क्वालिफिकेशन हासिल कर सकता है। जब यूएसए, कनाडा और मजीद जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जब उन्होंने ये प्रैक्टिस कर दी तो हमारे यहाँ का पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो पूरा हमारा रीजन है इसका फार्मासिस्ट ज़्यादातर यूटिलाइज किया जाता था मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। यहाँ से लोग फार्मेसी करते थे और फार्मेसी करके एक ज़्यादा अच्छी इनकम के लिए, ज़्यादा अच्छी अर्निंग के लिए मिडिल ईस्ट की तरफ मूव करते थे, जैसे कि दुबई, जैसे कि अबू धाबी, जैसे कि कुवैत, जैसे कि कतर, जितने भी जो रिच कंट्रीज हैं हमारे मिडिल ईस्ट के, वहाँ पर फार्मासिस्ट मूव करता था। अब जब डेवलप्ड कंट्रीज ने फार्म डी को सोल डिग्री बना दिया, फार्म डी सोल डिग्री हो गई, उसको देखते हुए मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने भी फार्म डी की शर्त रख दी कि ये फार्मासिस्ट तो वही होगा जिसको जो फार्म डी करके आएगा, दूसरे को हम फार्मासिस्ट नहीं मानते। राइट जी। अब लिटरेचर ये कहता है कि सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए कि मिडिल ईस्ट में फार्मासिस्ट का फिलो, पाकिस्तान से जाने वाले का फिलो जो है वो किसी तरह से डिस्टर्ब ना जाए, उसके लिए गेट्स क्लोज ना हो जाए, उसके लिए एंट्री ब्लॉक ना हो जाए, सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान में ज़रूरत पड़ी कि बी फार्म से अपग्रेड कर दिया जाए फार्म डी। समझ में आई ये बात?
यानी Yes, कि sir. कुछ आथर्स का पर्सपेक्टिव ये है कि जी पाकिस्तान में बी फार्म को फार्म डी में कन्वर्ट करने के पीछे कोई बड़ी वजूहत नहीं है, ना कोई बड़ी प्लानिंग्स मौजूद है, ना कोई बड़ी रिसोर्सेस मौजूद है, ना कोई बहुत अच्छी इंटेंशंस मौजूद है। बस ये वजह थी कि जी यहाँ से लोगों ने बाहर जाना है, बाहर जाके कमाना है, तो उनके पास उसके हवाले से डिग्री मिली। कुछ आथर्स का ये पर्सपेक्टिव है इसके हवाले से अभी तक पाकिस्तान में। ठीक है जी, तो हमारे पास इस सेशन में 1 मिनट से कम रह गया। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले इस सेशन को हम क्लोज करते हैं। और इस सेशन की अटेंडेंस बहुत पहले हो चुकी है, काफ़ी लोग बहुत देर से आए, अभी तक भी वेटिंग में है। बताओ भाई। ठीक जी, ये सेशन हम क्लोज करते हैं और फौरन से दूसरा स्टार्ट करते हैं।